नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मुझे ये डीएम किया था कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करूंगी जो मेरे पास 8 मंथ्स पहले आया था। ये एक 16 ईयर ओल्ड टीनेजर का केस है जिसका प्रॉब्लम था कि पैनिक अटैक्स उसको होते थे, एंजाइटी इशू होती थी और कंपैरिजन ट्रैप में फंसा हुआ था बच्चा, क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा था। तो जब मैंने पेरेंट्स से पूछा कि आपकी सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उन्होंने कहा कि वैसे हमारा बच्चा 10 on 10 है, वी डोंट वांट हिम टू चेंज, बट हमें खुद भी नहीं पता कि ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, इसको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं। तो इसका मतलब पेरेंट्स टोटली अनअवेयर थे कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, उसकी इमोशनल हेल्थ क्या चल रही है, उसकी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है, उसकी पढ़ाई का क्या हाल है। दे वर सो बिजी इन देयर स्टफ़। तो सबसे पहले पेन पॉइंट्स बच्चे के डिस्कस करेंगे। पहला पेन पॉइंट था कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था बच्चे को, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत बुरी तरह शैटर हो गया था। रीज़न ये था कि 11th में उसने साइंस ली थी जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दिलवाई थी और वो उन सब्जेक्ट्स को कोप अप नहीं कर पाया, उसको ठीक से समझ में आती नहीं थी पढ़ाई। ऑल्दो ही वॉज वेरी गुड इन लिटरेचर, उसका राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच था। मतलब एवरेज इंडियन एडल्ट्स जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो भी इतना अच्छा बोल और लिख नहीं पाते हैं, बट उसका वो पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को आर्ट्स या फिर लिटरेचर में से कुछ लेना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग थे, सोशली उनका स्टेटस बहुत हाई था, तो दे केम एट द स्टार्टिंग ऑफ 11th और उन्होंने बच्चे को बोला कि आपको साइंस लेनी ही पड़ेगी, आपको जो हेल्प चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मिनिमम आपको इतना करना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि साइंस लेने वाले बच्चों को जनरली हमारे समाज में इंटेलिजेंट समझा जाता है, तो पेरेंट्स का भी वही माइंडसेट था जिसकी वजह से उन्होंने फोर्स किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज पैनिक अटैक्स। ये उसको इसलिए लग रहा था या फिर नॉन एंडिंग उसको अपनी प्रॉब्लम्स लगने लगी थी क्योंकि वो जानता था कि उसको लाइफ लॉन्ग साइंस स्ट्रीम में ही रहना है या इन्हीं सब्जेक्ट्स को कैरी करना है। तो जब उसे 11th में वो समझ नहीं आ रहे थे तो उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई दिख रही थी। उसको लग रहा था कि यार मैं कैसे इसको कोप अप कैसे करूँगा, कैसे मैं इसको कैरी करूँगा लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट था सोशल कंपैरिजन ट्रैप, यानी बच्चे का ये कहना था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा मेरी मार्कशीट से प्यार करते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों की पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है, आपकी पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनका चीज़ों को रिसीव करके प्रोसेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हैंड होल्डिंग गैप। अगर आप बच्चे के लिए फ़ैसला लेते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप उस फैसले को एंड टू एंड कैरी करें। यानी अगर आपने बच्चे को कहा है कि आप साइंस लीजिए तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीकली उसकी रिपोर्ट्स आप चेक कीजिए, उसके टेस्ट चेक कीजिए, टीचर्स से आप बातचीत रेगुलरली करिए कि बच्चे का क्या स्टेटस है क्लास में, क्या वो ठीक से रिस्पॉन्ड करता है, आंसर्स दे पाता है, कितना उसको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कितनी है उसकी। नेक्स्ट इज़ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स वर्किंग थे जिसकी वजह से उनके पास टाइम ही नहीं था बच्चे को देने के लिए। वो आए 11th की स्टार्टिंग में, उन्होंने फ़ैसला लिया और वो डिसअपियर हो गए, यानी अपने काम में बिज़ी हो गए। बच्चे के साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उनको पता ही नहीं था। सेशंस के दौरान उनको समझ आया कि हमारा बच्चा इस पेन से गुजर रहा है। वो क्लूलेस थे कि बच्चा रिएक्ट कर क्यों रहा है ऐसा, उनको नहीं पता था कि उसकी पढ़ाई में उसका क्या सीन चल रहा है। तो अब मैं आपको फर्स्ट एड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो आप सभी अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। तो पहला है प्रमोट ऑटोनॉमी, यानी बच्चे को खुद अपने डिसीजंस लेने दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चा एक तो इंडिपेंडेंट बनता है, इमोशनली स्ट्रांग होता है, उसको खुद पे भरोसा आता है, कॉन्फिडेंट फील करता है वो कि वो भी सही फैसले ले सकता है और उनको कैरी कर सकता है। अगर आप ये आदत उनकी बचपन से डालते हैं तो इससे बच्चे की डिपेंडेंसी आप पे कम होती है और वो समझदारी से अपने फैसले लेना सीखता है। बचपन में अच्छी बात ये होती है कि अगर बच्चा डिसीज़न गलत ले भी रहा है तो
तो आप वहाँ पे इजीली उसको नच कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके फैसले थ्रू आउट द लाइफ लेंगे तो पूरी जिम्मेदारी फिर आपको ही उठानी पड़ेगी एंड टू एंड। तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका होता है साइकोलॉजी में प्रमोट ऑटोनॉमी, जिससे आप बच्चे को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अगला है नॉन जजमेंटल स्पेस, यानी रोज़ 10 मिनट कम से कम होने चाहिए आपके पास, जिसमें आप बच्चे के साथ बैठ के एक फ्रेंडली टॉक करें। बच्चा अपने दिल की बात, आज के दिन उसके साथ क्या हुआ या उसके साथ क्या चल रहा है, वो आराम से बता सके। आपको वहाँ पे उसे जज नहीं करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ तू इतना भी नहीं कर पा रहा, हाँ तुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है, तो आपने ये नहीं बोलना है। इससे बच्चा इन्फीरियर फील करता है, उसको हीन भावना आती है। आपको बस फ्रेंडली होके सुनना है। अगर आपको सच में कुछ कंसर्निंग लगता है तो आपको डिस्कशन करना है, आपको लेक्चर नहीं करना है, क्योंकि टीनेजर्स को नफ़रत होती है लेक्चर से, और मारना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मारने से तो आप अपना रिश्ता अपने बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग ख़राब कर रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू क्रिएट सेफ स्पेस एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स डेली। नेक्स्ट इज स्कार्फ फोल्डिंग मॉनिटरिंग, यानी आपने अगर बच्चे के लिए फ़ैसला लिया है कि आप ये करेंगे, तो मेक श्योर आप बच्चे को मॉनिटर करें। माइक्रो मैनेजमेंट आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। यानी सपोज़ मान लीजिए आपने 11th क्लास में उसके लिए फ़ैसला लिया कि आपको साइंस लेनी है, तो हर हफ्ते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप टीचर्स से भी रिपोर्ट ले रहे हैं, बच्चे से भी हर हफ्ते पूछ रहे हैं कि कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि आप उसके सब्जेक्ट्स भी चेंज करवाएं, क्योंकि साइंस लेके फेल होते रहने से बहुत बेहतर है कि कॉमर्स लेके टॉप करना। नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड पेरेंटिंग। जैसे रोटी को दोनों तरफ सेकते हैं तभी जाके वो अच्छे से बनती है, इसी तरीके से पेरेंटिंग भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। टीनेजर्स का जो ब्रेन होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, यानी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो आपको फुल फ्रीडम नहीं देनी है, क्योंकि फुल फ्रीडम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको उसको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में भी नहीं रखना है, इससे बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि सेफ़ स्पेस क्रिएट कीजिए, उसमें आप बच्चे को फ्रीडम भी देते हैं और एक सेफ़ बाउंड्री भी क्रिएट करते हैं उसके आसपास फॉर हिज सिक्योरिटी। जैसे जब आप उसको नॉन जजमेंटल होके बोलने देते हैं तो वो एक फ्रीडम है उसके लिए। अगर आप उसको जब आपको बहुत कंसर्निंग लगता है कुछ और तब आप उसको इंटरवेंशन करते हैं, तब आप उसको सलाह देते हैं, डिस्कस करते हैं, वहाँ पे आपने एक बाउंड्री क्रिएट करी और उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया। इससे आपका बच्चा इमोशनली इंडिपेंडेंट बनेगा और वो बाहर नहीं भागेगा प्यार के लिए या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। अगर आप घर में टॉक्सिक माहौल क्रिएट करेंगे, लेक्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो बच्चे का बाहर जाना, प्यार ढूंढना बहुत नॉर्मल है। और ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बाहर का माहौल कितना सेफ एंड सिक्योर है। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव क्लैरिटी, यानी अगर आपका बच्चा कोई भी डिसीजन लेता है, जैसे 11th में उसने खुद अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, तो उससे आप ज़रूर पूछिए कि ठीक है, आई एम विद यू, लेकिन मुझे बताओ कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। इससे बच्चा क्लूलेस नहीं रहता। इस डिस्कशन से बच्चे को पता चलता है कि ठीक है मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो इससे उसकी मेहनत वो ट्रैक कर पाएगा कि ठीक है, अब अगर आप ये पॉइंट उसको फिक्स नहीं करोगे ना तो वो ऐसे घूमता रहेगा, वो हमेशा क्लूलेस रहेगा, उसको लगेगा ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट जब आप उससे ओनरशिप, अगर वो ओन करता है अपने डिसीजन को और आप उसको एक फ़िक्स पॉइंट करके देते हैं कि ठीक है आपका गोल ये है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी है, तो उसको पता चलता है कि ठीक है मुझे यहाँ तक जाना है। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव क्लैरिटी। हर डिसीजन में आप बच्चे के साथ इस तरीके का डिस्कशन कर सकते हैं कि आप उसकी बात सुने, आप उसको, ठीक है आपने उसकी बात सुन ली, अब आपको उसको एक ब्रॉडर व्यू देना है अपनी एक्सपीरियंस और समझ के हिसाब से, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाता है। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं होता है, पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चे को इमोशनली इंडिपेंडेंट करना।
सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे अपनी कोई रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप्स। थैंक यू सो मच।